हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विरांडा ईएस यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी ऑफ। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का ये सेशन डायरेक्टली इकोनॉमी के बेसिक्स से है। यानी कि आज के सेशन में हम समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी, नेशनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो हमारे इकोनॉमी के बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे डेली करंट अफेयर्स में भी काम आते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि अखबार में आता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ इतनी हो रही है, या हमारा ये टारगेट है कि जीडीपी को हमें $5 ट्रिलियन फिर आगे जाके $7 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। तो ये होता क्या है सारा कॉन्सेप्ट, और ये क्या है बेसिक्स, इनको आज हम समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ये वीडियो जरूर से देखिए और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे मैं क्लियर करवाऊंगा। और इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बात करी है कि बिगिनर्स को यूपीएससी की तैयारी, स्पेशली इकोनॉमी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इकोनॉमी का सिलेबस ही मैंने पूरा समझाया प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसके अलावा माइक्रो मैक्रो में को कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, साथ में करंट अफेयर्स की का जो पार्ट है इकोनॉमी का, उसको कैसे तैयार करना है। तो ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीपी क्या है। व्हाट इज दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत बार हम अखबार में देखते हैं कि इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय आईएमएफ या इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय वर्ल्ड बैंक, बहुत बार हम देखते हैं कि ये एक नंबर्स कई बार प्रेडिक्ट किए जाते हैं, बताए जाते हैं। सिमिलरली ऐसे बोला जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक कब पहुंचेगी। अभी $3 ट्रिलियन पे है, $4 ट्रिलियन पर आएंगे, $5 ट्रिलियन पे आएंगे। तो ये सब चीजें हैं क्या, तो इसको समझते हैं। व्हाट इज जीडीपी। तो जीडीपी है, GDP represent GDP represent the final value. GDP represent the final value of goods and services that are produced within the borders of the country during a financial year. यानी कि क्या हुआ जीडीपी। जीडीपी रिप्रेजेंट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पे कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को हम यहां काउंट करेंगे जो फाइनल है, यानी कि रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट, बिस्किट को हम जो है यूज करते हैं, तो बिस्किट एक फाइनल प्रोडक्ट मान सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि वो एक जो बिस्किट है, सबसे पहले गेहूं किसान ने खेत में उगाया, उस गेहूं से आटा बना और उस आटे से बिस्किट बना है। तो जो गेहूं और आटा है वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो यहां पर किस चीज को काउंट करेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ध्यान रखना है। तो यानी कि इंटरमीडिएट गुड इज एग्जम्प्टेड। इंटरमीडिएट गुड को यहां पे एग्जम्प्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर एक चीज है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है वो है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, वो कोई चीज गुड्स बना रही है यहाँ पे, लेट्स से टाटा स्टील्स इंडिया में स्टील्स बना रही है, या मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ, एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये सब हमारी टेरिटरी में हो रहा है, तो ये जीडीपी का पार्ट है। इवन अगर कोई फॉरेनर आकर इंडिया में गुड्स बना रहा है, मान लीजिए टॉम नाम का एक व्यक्ति है, वो यूएस का सिटीजन है और वो इंडिया में आके कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए कोई यूएस का टीचर इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, या कोई यूएस का की कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो भी भारत की जीडीपी में शामिल मानी जाएगी।
उसी तरह से मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में जाके गुड्स बना रही है, तो वो इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से एक चीज और ध्यान रखिएगा, एम्बेसीज जो होती हैं, जिसको हम विदेशी दूतावास भी कहते हैं, वो एम्बेसी, जैसे लेट्स से इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अगर यूएस में सिचुएटेड है, इंडियन एम्बेसी अगर यूएसए में सिचुएटेड है, तो हम ये कहेंगे कि वो इंडिया के जीडीपी में आएगा। मतलब वहां यूएस, इंडिया की एम्बेसी अगर यूएस में सिचुएटेड है और वहां पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि यूएस की एम्बेसी जो इंडिया में सिचुएटेड है, हम ये कहेंगे कि वो यूएस का पार्ट माना जाएगा, यानी कि वहां पे कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है या कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो यूएस के जीडीपी में ऐड होंगी। तो ये समझ में आया बात। तो यहां पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, और तीसरा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। डोमेस्टिक बॉर्डर्स हो गए हमारे इंडिया के स्टेट्स और यूटीज, साथ साथ में 12 नॉटिकल माइल, समुद्र से कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक का जो हिस्सा है वो भी हमारा ही माना जाता है। इसके अलावा भारत की जो एम्बेसीज फॉरेन में सिचुएटेड है, वो भी हमारी कंट्री के जीडीपी में ही शामिल होगा। और कोई फॉरेन व्यक्ति अगर भारत में आके प्रोडक्शन कर रहा है तो भी जीडीपी में ही शामिल होगा इंडिया की। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी, इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स बाहर जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो शामिल नहीं होंगे। इंडिया की जो एम्बेसी यूएस में सिचुएटेड है, वहां कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी इंडिया की जीडीपी में माना जाएगा। लेकिन यूएस का की जो एम्बेसी जो इंडिया में सिचुएटेड है, वहां अगर कुछ भी प्रोड्यूस होता है तो वो इंडियन जीडीपी का पार्ट नहीं होता। तो ये हमें सब चीजों का ध्यान रखना है वाइल नोइंग व्हाट इज जीडीपी। आगे बात करते हैं कि अगर हम ये बात करें हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पे जाने से पहले इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये सब क्या होता है, क्योंकि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उसी के साथ ये जुड़ जाएंगे। इससे इसको पढ़ने से पहले पहले छोटी सी एक चीज, दो चीजें और देखते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे हम। सबसे पहले समझते हैं कि ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जीडीपी में जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मैंने अभी आपको वो क्यों स्किप करवाया, क्योंकि पहले एक बार इसको समझेंगे और फिर उस पे आएंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएंगी। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स? डेप्रिसिएशन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका विथ टाइम वियर एंड टियर हो। जैसे लेट्स से ये एक मोबाइल फोन है, ये एक मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन को अगर आप देखें तो आज अगर मैंने इस मोबाइल फोन को 50,000 में खरीदा है और 1 साल बाद मैं इस मोबाइल फोन को बेचता हूं, तो इसको ये 50,000 में नहीं बिकेगा, क्योंकि विथ टाइम इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली मान लीजिए ये एसी का रिमोट है। अब अगर ये एसी जो है इसको मैंने आज खरीदा है और अगर मैं इसको 1.5 साल बाद, 2 साल बाद बेचूंगा, तो इसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो इसकी आज है। अब जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में वही चीजों को इंक्लूड किया जाता है जो साल भर में प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन उन चीजों का क्या जो चीजें विथ टाइम डेप्रिशिएट हो गई हैं। तो ऐसे में जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को हटाया जाता है तो जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मींस wear and tear happens to the goods after a certain period of time, ठीक है। जैसा आप कोई भी वियर एंड टीयर हो रहा है गुड्स को, जैसे लेट्स से आप कह रहे हो कि भाई आपने एक फर्नीचर आज खरीदा, अब उस फर्नीचर को आप साल भर बाद बेच रहे हो, 1.5 साल बाद बेच रहे हो, तो जब फर्नीचर को आप साल भर बाद, 1.5 साल बाद बेचोगे, उसमें जो वियर एंड टीयर होगा वो डेप्रिसिएशन होता है। तो यहां पे हमें ये समझना होगा कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन। तो जब हम जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को हटा देते हैं तो जो चीज आती है उसे हमें कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं कहूं कि इंडिया की जीडीपी 1,000 रुपए है
और डेप्रीसिएशन जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं और जो जीडीपी में शामिल कर लिए गए हैं, विद टाइम उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब मान लीजिए डेप्रीसिएशन है 200 रुपए का, तो हम ये कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज 800 रुपी, वो होगा हमारा 800 रुपए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। एनडीपी जो होता है वो होता है जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारी चीज आती है उसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए फिर आगे बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। जैसे समझिए जीडीपी में हम उन सब चीजों को शामिल कर रहे हैं जो हमारे बॉर्डर्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी चीजें हमारे बॉर्डर्स में प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारी जीडीपी में आती हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ इंडियंस हैं, लेट्स से कुछ इंडियंस हैं जो यूएसए में काम करते हैं। ये इंडियंस यूएसए में काम करते हैं। अब यूएस में इनको कुछ इनकम होती है, मान लीजिए यूएस में इनको कुछ सैलरी मिल रही है, और इस सैलरी को वो वापस इंडिया भेज रहे हैं, वो वापस इंडिया भेज रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेमिटेंसेस, जो पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है। सिमिलरली मान लीजिए यूएस के कुछ लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, यूएस के कुछ लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, और यहां पे इंडिया इनको सैलरी दे रहा है यूएस वाले लोगों को, ठीक है, ये सैलरी अर्न कर रहे हैं, और उसके बाद इस सैलरी को जो इन्होंने अर्न किया है ये वापस अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर्स, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर्स। तो जो एनएफआईए है वो क्या होता है, इनकम कमिंग टू अब्रॉड, इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड का मतलब इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम गोइंग टू अब्रॉड, इनकम गोइंग टू अब्रॉड। यानी जो पैसा मेरे पास बाहर से आ रहा है, मान लीजिए यूएस से जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो आ रहा है 500 रुपए, और यूएस को जो मैं पैसा इंडिया से भेज रहा हूं, या इंडिया के में काम करने वाले यूएस के लोग जो पैसा अपनी कंट्री में वापस दे रहे हैं, या मान लीजिए मेरी बेटी फ्रांस में पढ़ाई कर रही है, मैं पैसा इंडिया से भेज रहा हूं, तो वो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एनएफआईए हमारा हो जाएगा 200। तो अब यहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, ये होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस एनएफआईए इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हमारा होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर मान लीजिए हमारी जीडीपी 1000 है और एनएफआईए 300 है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो जीएनपी हो जाएगी वो हो जाएगी 1300, दिस इज 1300। तो ये होगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जब जीडीपी में एनएफआईए जोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब यहां पे हमें कुछ कुछ चीजें और पढ़नी होंगी। जैसे एक होता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज दिस फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट से हम क्या समझते हैं, तो फ्रेंड्स फैक्टर कॉस्ट होती है हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट, यानी कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसको समझते हैं। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल
एंड entrepreneur एंड entrepreneur। These are the four factors of production। आप कहीं भी कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। लैंड जिस पे आप फैक्ट्री बनाओगे, लेबर जो आपके लिए काम करेगी, कैपिटल क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, ताकि आप मशीन्स खरीद सको, और एंटरप्रेन्योर जो है वो ये सब काम क्यों कर रहा है, ताकि उसको प्रॉफिट मिले। तो जो लैंड होती है, लैंड पर हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है प्रॉफिट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है ये कॉस्ट, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। जब इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। वी कॉल इट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर टू ऑल। इसी के साथ एक और चीज आती है कि बेसिक प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, जब व्हाट इज बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस क्या है, बेसिक प्राइस होती है कि जब हम फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दें, जब हम फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दें और प्रोडक्शन सब्सिडी हटा दें, प्रोडक्शन सब्सिडी को हटा दें, तो जो हमारी प्राइस आती है उसे हम कहते हैं बेसिक प्राइस। नाउ व्हाट इज बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, दैट इज बेसिक प्राइस। अब ये बेसिक प्राइस कैसे निकली, देखिए मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री पर तीन चीजें प्रोड्यूस होती हैं, गाड़ियां बनती है, क्लोथ्स बनते हैं और मोबाइल फोन बनते हैं। अब ये जो फैक्ट्री आपने बनवाई, इस पर आप रजिस्ट्रेशन ड्यूटी दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने दिए, या इस पे आप स्टैंप ड्यूटी दे रहे हो। ये जो आपकी होती है इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो टैक्स दिया जाए, दैट इज प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन सब्सिडी क्या है, आपने यहां पे सोलार पैनल लगा रखे हैं, इस सोलार पैनल से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉस्ट कम हो रही है, और आप साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट कर रहे हो। तो बेसिक प्राइस कैसे निकलेगी, जब हम फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दें और प्रोडक्शन सब्सिडी को हटा दें, तो जो प्राइस निकल के आएगी उसे हम कहते हैं बेसिक प्राइस। यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी इज बेसिक प्राइस। और सिंपल करता हूं मैं, मान लेते हैं कि आप एक गाड़ी खरीदने गए, उस गाड़ी की कॉस्ट है 9,99,000। बहुत बार एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि द कार कॉस्ट 9,99,000। नाउ दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, वो उसकी फैक्ट्री कॉस्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट है, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, अब मान लेते हैं कि आप गाड़ी खरीदने गए, आपने कहा कि ये वाली गाड़ी चाहिए जो 9,99,000 की आती है। तो क्या गाड़ी वाली कंपनी आपको 9,99,000 में वो गाड़ी दे देगी? नहीं, वो फैक्ट्री की कॉस्ट है, उसमें अभी मार्केट प्राइस तक जाने में समय लगेगा। तो उसमें पहले जुड़ेगी बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस क्या होगा, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस होके, फिर उसके बाद आएगी हमारी मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पर आपको वो गाड़ी मिलेगी। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू बेसिक प्राइस। जब बेसिक प्राइस में आप ऐड कर देते हो प्रोडक्ट टैक्स और सब्ट्रैक्ट कर देते हो प्रोडक्ट सब्सिडी। अब देखो इसमें अंतर है, यहां मैंने आपके लिए लिखा है प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्स है, यानी कि यहां पे ये जो है कार पे प्रोडक्ट टैक्स अलग लगेगा, क्लोथ्स पे प्रोडक्ट टैक्स अलग लगेगा, मोबाइल पे प्रोडक्ट टैक्स अलग लगेगा। और प्रोडक्ट सब्सिडी क्या है, जैसे मान लीजिए सोलार पैनल से तो पूरी फैक्ट्री में बिजली आ रही है, लेकिन यहां पे गाड़ियों के वेस्ट डिस्चार्ज के लिए आपने
ई टेक्नोलॉजी प्रमोट करिए कोई, कि जो रिसाइक्लेबल टेक्नोलॉजी, उसके लिए आपने ई टेक्नोलॉजी प्रमोट करी है, या आप गाड़ियां जो बना रहे हो ईवी गाड़ियां बना रहे हो, तो सरकार उस पर आपको प्रोडक्ट सब्सिडी भी दे सकती है। लेकिन हो सकता है कपड़ों को के लिए आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, तो उससे प्रोडक्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो प्रोडक्शन टैक्स इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स जो रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी पूरी फैक्ट्री के लिए दिया गया है। और प्रोडक्शन सब्सिडी, आपने सोलार पैनल लगाए तो पूरा प्रोडक्शन करने के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, दैट इज प्रोडक्शन सब्सिडी। फिर यहां पे जो हमने समझा मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस का मतलब जब बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स जोड़ दिया जाए। प्रोडक्ट टैक्स जो वो टैक्स है जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगता है, और प्रोडक्ट सब्सिडी को हटा दिया जाए, प्रोडक्ट सब्सिडी जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगती है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। तो आई होप गाइज आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे टर्म। अब इसी में एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से, ऑल्दो हमारी कंट्री में जो जीडीपी मेजर होती है वो मार्केट प्राइस पे होती है, लेकिन अगर मुझे एनएनपी एफसी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? जीडीपी एफसी से, जीडीपी एफसी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रीसिएशन, तो ये मेरा निकल जाएगा एनएनपी एफसी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द नेशनल इनकम इज बीइंग कंप्यूटेड। चलिए अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए या जीडीपी को कंप्यूट करने के लिए अलग अलग मेथड क्या है। सबसे पहले इनकम मेथड। इनकम मेथड वो है जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम प्रोवाइड करते हो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप इनकम प्रोवाइड करते हो, दैट इज इनकम मेथड। यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जब आप इन चारों को जोड़ देते हैं, जब आप इन चारों को ऐड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी और नेशनल इनकम कंप्यूटेड थ्रू इनकम मेथड। यानी जब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कई बार यहां पे आप ये भी देखना कि ये भी लिखा हो सकता है कई जगह पे हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, तो वो एक ही बात है। जीडीपी आप चाहे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से निकालो और उससे नेशनल इनकम निकालो, या कई बार ये भी हो सकता है नेशनल इनकम आपने निकाल रखी है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, ये लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी लिख दो, तो चाहे जीडीपी आप रेंट इनकम मेथड से निकाल दो, तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दिस इज हाउ द इनकम मेथड। तो रेंट हम किसके लिए देते हैं? लैंड के लिए रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स को हम प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड हमारा होता है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M प्लस X माइनस M। Now what is this formula? C plus G plus I plus X minus M. C stands for consumption. C stand for consumption. जो इंडिविजुअल या कोई डिमांड करता है, कंजम्पशन करता है, दैट इज सी। आप और मैं डिमांड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मुझे ये शर्ट खरीदना, दिस इज कंजम्पशन। फिर जी, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है, जैसे रोड बना रही है, रेलवेज बना रही है, डैम बना रही है, दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इसका पार्ट हो जाएगा। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। तो जब आप इन सारी चीजों को ऐड कर दोगे तो जो यहां पर आप नेशनल इनकम या जीडीपी जो भी कंप्यूट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये यहां नेशनल इनकम लिखा है या हम जीडीपी लिखे। कैलकुलेशन पार्ट में कई किताबों में आपको ये भी दिखेगा हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, वहां पर भी आपको ये तीन मेथड दिख सकते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर तो नेशनल इनकम लिखा है, वहां जीडीपी लिखा है, उससे कोई वो खास बात नहीं है। जीडीपी को
कैलकुलेट, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स में लिखा है हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी बाय इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय वैल्यू एडेड मेथड। कई जगह पे आपको ये भी दिखेगा हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द मेथड्स, तो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो आप जीडीपी से नेशनल इनकम कैसे ऐड करोगे? एनएफआई ऐड करके, डेप्रिसिएशन माइनस करके। या नेशनल इनकम से जीडीपी कैसे कंप्यूट कर सकते हो? मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन जो आपकी कंट्री में होता है उससे। अब तीसरा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है? कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। आपको फिर भी यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां पे हर जगह पे जीडीपी लिख लो, परेशान नहीं होना कि ये कैसे, ये क्या हो रहा है, कि कुछ किताबों में तो ये लिखा है, कुछ में ये लिखा है। तो आप यहां पे इसको जीडीपी भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना, व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड? वैल्यू एडेड मेथड का मतलब कितना वैल्यू एडिशन किया गया है। जैसे मान लेते हैं ये एक फार्मर है, इस फार्मर ने शुगर केन ग्रो किया, इस किसान ने गन्ना उगाया, ठीक है। फिर इसने एक मिल में दिया जहां से इससे शुगर बना, और फिर यहां पे एक शॉप या कुछ भी मान लेते हैं, वहां से आइसक्रीम बनी, वहां पे ये आइसक्रीम में फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब किसान ने गन्ना जो प्रोड्यूस किया वो 100 रुपए किया, इससे जो शुगर बनी वो बनी 150 रुपए की, और इससे जो आइसक्रीम बनी वो बनी 300 रुपए की। अब देखिए यहां पे वैल्यू एडिशन कितना है। पहले तो 0 से 100, यानी कि किसान के द्वारा वैल्यू एडिशन कितना किया गया? 100 रुपीज का वैल्यू एडिशन किसान ने किया। 50 रुपए का वैल्यू एडिशन मिल के द्वारा किया गया, तो ये 50 यहां जोड़ देंगे। और यहां पे 150 रुपए का वैल्यू एडिशन फिर हुआ, तो हमने 150 रुपए यहां जोड़ दिया, तो ये कितना आया? ये हमारा आया 300 रुपए। तो आप अगर देखें इसको, वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, मतलब जहां पे 0 से 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किसान ने किया, 100 से 150, 50 रुपए का वैल्यू एडिशन मिल ने किया, और 150 से 300, 150 रुपए का वैल्यू एडिशन शॉप ने किया जिसने आइसक्रीम बनाई। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको कंप्यूट करते हैं, और यही हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है। इस वैल्यू एडेड मेथड से ही हमारी जीडीपी कंप्यूट होती है, और यह सबसे बेहतरीन तरीका है क्योंकि इससे हमें सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ पता चलती है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ का मतलब कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं एग्रीकल्चर सेक्टर में, या मैं आपसे कहूं प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्राइमरी सेक्टर में फिशरीज का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, मैं आपसे कहूं कि लेट्स से पोल्ट्री सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, माइनिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वैल्यू एडेड मेथड से आपको सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ का पता लगता है। वहीं जो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है वो आपको बस यही बता सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी इतना कर रहा है, टर्शरी इतना कर रहा है। सो दिस इज द रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड जीवीए एज अ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग। So I hope guys you all like this session. That's all from my side. Thank you so much. God bless you all. And do share, do like and do subscribe this channel. और साथ में कमेंट में भी मुझे बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं. That's it. God bless you. Take care. Veranda IAS, where your dream becomes reality.